हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निया मतलब न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स एडिटोरियल के फॉर्म में एनालाइज करते हैं सो दैट हम अपनी वोकैबुलरी और अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों को इंप्रूव कर सकें। वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। जब आप इस पर वर्क करना शुरू कर देते हो तो आपके इंग्लिश का जो स्टक स्कोर होता है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए हम भी शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, ये एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होगा। आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? तनाव, टेंशन, प्रेशर। ठीक है, टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस। एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेस नहीं है तो टेंशन फ्री माहौल है, ईज है, आराम से सब हैं, हार्मनी में सब हैं, है ना। द स्पीचेस रिवील्ड स्ट्रेन्स इन ट्रांस एटलांटिक टाइज, यानी कि जो भी भाषण था तो उससे दिख रहा था कि ट्रांस एटलांटिक टाइज में, ट्रांस एटलांटिक संबंधों में एक तनाव सा है। रिवील किया स्ट्रेन, यानी कि टेंशन दिखा। रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय रिसीडिंग? रिसीडिंग इज अ वर्ब and this can be used as an adjective in the V1 plus ing form. Receding का मतलब होता है पीछे जाता हुआ, पीछे हटता हुआ, मूविंग अवे, या फिर कम होता हुआ, डिक्लाइनिंग। नाउ डिमिनिशिंग एंड रिट्रीटिंग। डिमिनिश होना मतलब कम होना, रिट्रीट होना मतलब पीछे हटना, राइट। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम्स है एडवांस करना एंड इंक्रीज होना। यूरोप इज एंशियस ओवर अमेरिकाज रिसीडिंग सिक्योरिटी कमिटमेंट्स। यूरोप किस चीज को लेके चिंता में है, एंशियस है? अमेरिका जो पीछे हटता हुआ दिख रहा है, किस चीज में पीछे हटता हुआ दिख रहा है? अपने सिक्योरिटी कमिटमेंट्स में जो पीछे हटता हुआ दिख रहा है, इस बात से यूरोप को चिंता हो रही है। द नेक्स्ट वर्ड इज रूटेड। द नेक्स्ट वर्ड इज रूटेड। रूटेड अगेन, इसका मतलब क्या है? रूट मतलब जड़, है ना। सो जड़ क्या करता है? किसी चीज को एक जगह पे रखता है। तो जब हम कहते हैं कोई चीज रूटेड है, मतलब वो वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ड है, आधारित है, फर्मली वहां पे लगा हुआ है, राइट। नाउ ग्राउंडेड है, बेस्ड है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम क्या है? कि कोई चीज वहां से डिटैच्ड है ना, वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, ये सब इसके एंटोनिम्स है। ही स्पोक ऑफ एन अलायंस रूटेड इन शेयर्ड हिस्ट्री। उन्होंने एक अलायंस की बात की, है ना, एक ऐसे अलायंस यानी कि ऐसे पार्टनरशिप की बात की। अलायंस इज व्हाट? पार्टनरशिप। उन्होंने एक ऐसे पार्टनरशिप की बात की जो जिसकी जड़ें कहां पर है? एक शेयर्ड हिस्ट्री में है। जो इतिहास साझा करने वाला जो एक जड़ है, उसमें इनका पार्टनरशिप है, इस चीज की उन्होंने बात की। द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्कोर, है ना। अंडरस्कोर, इट इज अ वर्ब। अंडरस्कोर करना मतलब किसी चीज को एम्फसाइज करना, किसी चीज को फोकस करना। मैं भी आपको पढ़ाते वक्त में चीजों को अंडरस्कोर करती हूँ, आपका ध्यान वहां पे लेके आती हूँ, एम्फसाइज करती हूँ, फोकस करती हूँ, राइट। सो अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, स्ट्रेस करना। एंटोनिम क्या है? एंटोनिम होगा डाउन प्ले करना, मतलब उस चीज पे आप एम्फोसिस नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं दे रहे हैं। इग्नोर करना। द स्पीचेस अंडरस्कोर्ड माउंटिंग चैलेंजेस। जो भी स्पीच थे वहां पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एम्फसाइज किया माउंटिंग, यानी कि बढ़ते हुए चुनौतियों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया। माउंटिंग है ना, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। राइजिंग, माउंट ये एक वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है, पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हुआ है, जो विशेषता बता सकता है। माउंटिंग प्रेशर, बढ़ता हुआ प्रेशर, है ना। तो प्रेशर की विशेषता बता रहा है वर्ड माउंटिंग, है ना। अदरवाइज माउंट कैन बी यूज्ड, दिस वर्ड माउंट, दिस कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड अ नाउन। ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्ब के आईएनजी फॉर्म में ये पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस में भी देख सकते हैं, यूरोप फेसेस माउंटिंग प्रेशर्स, है ना। सो यूरोप फेसेस माउंटिंग प्रेशर्स, यानी कि बढ़ता हुआ प्रेशर वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। राइजिंग और ग्रोइंग, डिक्लाइनिंग एंड डिक्रीजिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसिलिएटरी।
ORY एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स कह सकते हैं हम, ठीक है। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी मतलब जिसमें समझौता होने का आभास हो, समझौता पूर्ण कोई चीज हो। इंटेंडेड टू मेक पीस, है ना। सो अपीजिंग, अपीज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है ना। सो अपीज मतलब शांत करना, शांत करने वाला। कंसिलिएटरी, डिप्लोमैटिक, एंटोनिम क्या है? हॉस्टाइल, मतलब झगड़ा करवा देने वाली बात, है ना। सो अग्रेसिव और हॉस्टाइल, एंटोनिम्स अगेन। सो सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर रूबियोज टोन वॉज कंसिलिएटरी। सो मिस्टर रूबियो का टोन कैसा था? कंसिलिएटरी था। जब भी कोई विवाद हो या मतभेद हो, और जब दो लोगों के बीच, जिनके बीच में मतभेद हो, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके टोन से ही हमें पता चल जाता है ना कि वो शांति चाहते हैं या बात को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। जब वो शांति चाहेंगे तो उनका टोन कैसा होगा? कंसिलिएटरी। जब वो बात को बढ़ाना चाहेंगे तो उनका टोन कैसा होगा? हॉस्टाइल या फिर अग्रेसिव, हॉस्टाइल या फिर अग्रेसिव, ठीक है। रीअसर्ट, इट इज अ वर्ब। रीअसर्ट करना मतलब किसी चीज को स्ट्रांगली आप कह रहे हैं, है ना। पुनः स्थापित करना, या किसी चीज को आप वापस से रीअसर्ट कर रहे हैं ना, वापस से कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, या हमारा ये कहना है, राइट। सो आप रीअफर्म कर रहे हैं या रीस्टेट कर रहे हैं, है ना। एंटोनिम्स इसके बन जाएंगे विड्रॉ करना या रिनाउंस करना, कि चलो ठीक है, आप जो कहते हैं आप की बात सही है, ठीक है, हम अपनी बात वापस लेते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ कर लिया, रिनाउंस कर लिया। दोबारा आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें यही ठीक लगता है तो हम यही करेंगे, तो आपने क्या किया? आपने रीअसर्ट किया, आपने रीअफर्म किया, आपने रीस्टेट किया। द एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू रीअसर्ट वेस्टर्न डोमिनेंस। सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहता है? वेस्टर्न डोमिनेंस को रीअसर्ट करना चाहता है। ट्राइफेक्टा का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज अ नाउन। ट्राइफेक्टा, दिस इज अ नाउन एंड दिस मस्ट बी अ न्यू वर्ड फॉर मेनी ऑफ यू। ट्राइफेक्टा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। ट्रायो या ट्रायड जिसको हम कहते हैं, ट्रायो या फिर ट्रायड जिसको हम कहते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिंगल या पेयर। यूरोप फेसेस अ ट्राइफेक्टा ऑफ चैलेंजेस, मतलब यूरोप को 3 तरफा चैलेंज यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिंग, नाउ अगेन रेज इज अ नाउन एंड अ वर्ब, ठीक है। ये एक नाउन और वर्ब है, ठीक है। लेकिन रेजिंग, इस वर्ड को हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये विशेषता बताने के लिए यूज हो रहा है ना। तो हम कहते हैं, देखो यहाँ पे हमने कहा है, अच्छा, हैज बीन रेजिंग, इट हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। कंटिन्यूइंग इंटेंसली, कोई चीज हम बहुत ही तीव्रता से कंटिन्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रचंड रूप से जारी रखना, जैसे फियर्स और इंटेंस रहना, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा? काम और पीसफुल। अ लैंड कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रेजिंग ऑन यूरोप्स ईस्टर्न फ्लैंक, है ना। मतलब यूरोप के ईस्टर्न बॉर्डर पर, फ्लैंक मतलब बॉर्डर्स, सो यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक पर एक लैंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही प्रचंड रूप से जारी है, ठीक है। कंटिन्यू हो रहा है वहां पे और बहुत ही इंटेंस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैंक। फ्लैंक हमने देख ही लिया, साइड ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का किनारा, बॉर्डर, पक्ष, ठीक है। साइड और बॉर्डर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेंटर या फिर कोर, सेंटर या फिर कोर। सेंटेंस देखते हैं। वॉर कंटिन्यूज ऑन यूरोप्स ईस्टर्न फ्लैंक। यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक पे वॉर कंटिन्यू हो रहा है। और कौन सा वॉर कंटिन्यू हो रहा है? आप लोग अगर न्यूज से वाकिफ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक पे कौन सा वॉर कंटिन्यू हो रहा है, बहुत लंबे समय से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लॉपसाइडेड का मतलब क्या है? लॉपसाइडेड का मतलब होता है असंतुलित, अनइवन है कोई चीज, असमान है ना, सो वो लॉपसाइडेड है। सिनोनिम इसका होगा, सिनोनिम्स है अनइवन और इम्बैलेंस्ड, और एंटोनिम इसका होगा बैलेंस्ड या फिर इक्वल, ठीक है। नाउ द पार्टनरशिप हैज बिकम लॉपसाइडेड। जो पार्टनरशिप है वो लॉपसाइडेड बन गया है, मतलब असंतुलित हो गया है, इम्बैलेंस्ड हो गया है, अनइवन हो गया है, ठीक है। नाउ रिसर्जेंट का मतलब क्या है? अच्छा, लॉपसाइडेड हमने कैसे इसको यूज किया है? हमने इसको यूज किया है एक एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है ना। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। रिसर्जेंट, व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्जेंट? कोई चीज जो दोबारा से उत्पन्न हो जाए,
है ना। सो उसको हम कहते हैं resurgent, this is an adjective. Rising again, revive हो गया, renew हो गया. Antonym क्या है कि वो decline हो रहा है या फिर fade हो रहा है. Sentence देखते हैं. Resurgent far right movements challenge the EU. जो resurgent मतलब दोबारा से उठने वाले, दोबारा से उत्पन्न होने वाले far right movements हैं, वो यूरोप को चैलेंज कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को चैलेंज कर रहे हैं. स्लैम का मतलब क्या होता है? स्लैम मतलब बहुत ही तीखा आलोचना, कड़ी आलोचना करना. क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, दिस इज अ वर्ब, राइट. क्रिटिसाइज करना, अटैक करना. एंटोनिम इसका होगा प्रेज करना या फिर अपलॉड करना. प्रेज करना या फिर अपलॉड करना. द वाइस प्रेसिडेंट स्लैम्ड यूरोप्स पॉलिसीज, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने यूरोप की पॉलिसीज को स्लैम किया, कड़ी आलोचना की है. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन Serene Pathshala on Google Play Store. If you are preparing for any one-day competitive examinations, the batch for you is Complete English Foundation batch, because we have 200 plus hours of sessions here which will help you in understanding grammar, vocabulary, close test, parajumbles, comprehensions in separate sessions, है ना. separate sessions में मैंने इनको डील किया है with previous year's practice questions, so that you have an exact estimate of what kind of questions appear in your examinations. And उसी के साथ साथ अगर आप अपने communication skills को improve करना चाहते हैं, the batch for you is a Spoken English Express batch, and we have our IB batch, IBSE का, MTS का Tier 2 का बैच चल रहा है हमारा, उन सभी बच्चों के लिए जो अभी 22 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं. ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं, तो इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी हमारी चल रही है. वंस यू आर थ्रू विथ योर Tier 2 एग्जामिनेशन, वी आर गोइंग टू टारगेट Tier 3. एंड Tier 3 में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का मॉक्स करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम nearby areas of Delhi, you can come for offline mocks, and the students who are from far off regions, you are not from Delhi or anywhere in India, but you are appearing for this examination, you can take the benefit of the online marks that we provide. We have a very experienced team, और ये टीम आपको आपके इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड और प्रिपेयर कर देती है. ठीक है. नाउ the sentence, the editorial that we have is transatlantic strains, है ना. तो transatlantic strains, अब अगर आप देखेंगे मैप, है ना, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं, मैप अगर आप देखेंगे, सो अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा ओशन है ना. और ट्रांस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक तरफ से दूसरी तरफ की बात है ना. तो ट्रांस अटलांटिक स्ट्रेन्स है ऑन यूरोप एंड द यूएस. यूरोप शुड एंगेज विथ वाइडर वर्ल्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस. अब कह रहे हैं कि यूरोप को क्या करना चाहिए कि और दुनिया में लोगों से एंगेज करना चाहिए ताकि यूएस के ऊपर जो इनकी निर्भरता है, जो डिपेंडेंस है, वो कम हो. द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, है ना. तो अभी तक जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा था, एक इंटरनेशनल स्थिति चल रही थी कि हाँ ये फलाने रूल्स है और हम इसको फॉलो करेंगे, तो ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है ये अब नहीं रहा. कोई कानून नहीं फॉलो कर रहा है. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है ये बात कि अब सब अपनी मनमानी कर रहे हैं. ठीक है. और ऐसी स्थिति में said that the annual Munich Security Conference, है ना, कब कहा है उन्होंने, इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कॉल फॉर ग्रेटर यूरोपियन मिलिट्री ऑटोनॉमी, है ना. वो कह रहे हैं कि यूरोपियन जो मिलिट्री ऑटोनॉमी है और ज़्यादा बढ़नी चाहिए. किस बात को आर्ग्यू करते हुए, किस बात का तर्क देते हुए, वो कह रहे हैं कि इस कॉन्टिनेंट को मस्ट बिकम अ स्ट्रॉन्गर पिलर विद इन द नाटो के अंदर यूरोप को एक और मजबूत स्तंभ, है ना. स्ट्रॉन्गर पिलर मतलब और मजबूत स्तंभ बनना चाहिए, है ना. देखो, बिकम अ स्ट्रॉन्ग पिलर कहना मतलब कह रहे हैं कि मजबूत स्तंभ बनना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि शायद वो कमजोर है, लेकिन उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गर पिलर बनना चाहिए, मतलब मजबूत तो है लेकिन इनको और अब मजबूत बनना चाहिए.
While these remarks reflected Europe's growing anxiety over the US's receding security commitments, है ना, तो ये जो बातें उन्होंने कही है, इससे क्या झलकता है? इससे ये झलकता है कि यूरोप जो है ये दिन पर दिन और चिंता में जा रहा है। यूरोप्स ग्रोइंग एंजाइटी ओवर द यूएसएस, किस बात को लेके वो चिंता में है? यूएस का जो सिक्योरिटी कमिटमेंट दिन पर दिन कम होता जा रहा है, इस बात को लेके वो चिंता में है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इन्होंने प्रॉमिस किया, इन्होंने कहा अ पाथ ऑफ कोऑपरेशन, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम मिलकर काम करेंगे, है ना, अ पाथ ऑफ कोऑपरेशन उन्होंने तो प्रॉमिस किया है। ही एडवोकेटेड अ स्ट्रॉन्गर अलायंस, उन्होंने कहा कि एक और स्ट्रॉन्गर अलायंस बनना चाहिए, रूटेड इन शेयर्ड हिस्ट्री and Christian cultural linkages rather than shared strategic interests। उन्होंने कहा कि इनके क्रिश्चियन कल्चरल लिंकेजेस जो है ना, और इनकी जो शेयर्ड हिस्ट्री है ना, उस चीज में आधारित होनी चाहिए, rather than shared strategic interests, यानी कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, अभी हमारा मिलके जो हमारे लिए भला है हम वो कर रहे हैं, है ना, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, हमारी जो शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो क्रिश्चियन कल्चरल लिंकेजेस है, इन सब चीज़ों पर में आधारित होकर हमें एक और मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। The speeches by European and American officials underscored both the strains in transatlantic। अब जो भी स्पीच यूरोपियन और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने दिया है ना, दोनों, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ के जो दिग्गज हैं उनके स्पीच से हमें ऐसा लगा, है ना। द स्पीचेस बाय यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स अंडरस्कोर्ड बोथ द स्ट्रेन्स इन ट्रांसएटलांटिक टाइज एंड यूरोप्स माउंटिंग चैलेंजेस, है ना। इन्होंने दोनों भी तरफ से हमें ये देखने को मिला कि इन दोनों के बीच में, है ना, यूरोप और यूएस के बीच में जो बढ़ते तनाव हैं वो भी, और यूरोप का जो माउंटिंग चैलेंजेस है, जो इनकी बढ़ती हुई चुनौतियां है, इस पर भी इनका ध्यान आकर्षित हुआ है। नाउ लास्ट ईयर एट द सेम वेन्यू, पिछले साल इसी वेन्यू पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हैड स्लैम्ड यूरोप्स डेमोक्रेटिक मॉडल, है ना। जेडी वांस ने स्लैम किया था, यानी कि क्रिटिसाइज किया था यूरोप के डेमोक्रेटिक मॉडल को, एंड इट्स रेफ्यूजी पॉलिसीज, उनके जो रेफ्यूजी पॉलिसीज है उसको भी उन्होंने उसकी आलोचना की थी। मिस्टर रूबियो दो कंसिलिएटरी है, मिस्टर रूबियो इनका टोन तो है कंसिलिएटरी, यानी कि ठीक है ये थोड़ा सा समझौता सा करना चाह रहे हैं, ये टोन तो है, और लेकिन इस कंसिलिएटरी टोन के साथ में एक और चीज हमें क्या सुनने को मिला, है ना, ऑल्सो एक्कोर्ड द अमेरिकन फार राइट्स सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट, है ना। तो अमेरिकन फार राइट का जो सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट है, मतलब जो मेन मुद्दा है, उस चीज की भी गूंज या ध्वनि सुनाई दी, है ना। और वो चीज क्या है? पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशनल इरेजर, है ना। नाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स यूरोप एट अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस टू जॉइन इट्स कल्चरल वॉर्स। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाह रहा है कि एट अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, मतलब अभी मोमेंट ऑफ क्राइसिस है, और ऐसे समय में, मतलब जिसको हम कहते हैं नीड ऑफ द आवर, ज़रूरत की घड़ी, है ना। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि ऐसे ज़रूरत की घड़ी में यूरोप जो है ये इनका साथ दे कल्चरल वॉर्स में, एंड इट्स पुश टू रीअसर्ट वेस्टर्न डोमिनेंस, है ना। तो ये दोनों वेस्टर्न कंट्रीज हैं और वो चाहता है कि यूरोप भी उनका साथ दे, जहां पे वेस्ट जो है वो और पावरफुल हो जाए, ठीक है। एंड इट्स पुश टू रीअसर्ट वेस्टर्न डोमिनेंस। टुडेज यूरोप फेसेस अ ट्राइफेक्टा ऑफ चैलेंजेस। लेकिन आज के यूरोप की अगर हम बात करें तो ये एक ट्राइफेक्टा ऑफ चैलेंजेस फेस करता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ 3 चैलेंजेस, 3 तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे पहला, first, the largest land conflict since the end of the Second World War has been raging on its eastern flank for 4 years. 4 साल से इनके पूर्वी बॉर्डर पर, है ना, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से जो कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, लार्जेस्ट लैंड कॉन्फ्लिक्ट, वो रेजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्रचंड रूप से ये जारी है ना, बहुत ही तीव्र रूप से ये चल रहा है। यूरोप्स प्रिंसिपल रिस्पॉन्स हैज बीन टू आर्म यूक्रेन। और यूरोप का जो मुख्य इनका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था कि ये यूक्रेन को आर्म किए जा रहे हैं, एंड हर्ट रशिया थ्रू सैंक्शंस, और रशिया पर ये
सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ताकि उसको हर्ट कर सके, बट दिस हैज नॉट प्रोड्यूस्ड डिसाइसिव रिजल्ट्स, लेकिन इससे कोई डिसाइसिव रिजल्ट नहीं आया है, कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं आया है ऑन द बैटलफील्ड, है ना। सेकेंड, यूरोप हैज रिलाइड ऑन द यूएस फॉर इट्स सिक्योरिटी। सेकेंड, जो दूसरा चैलेंज है यूरोप का वो ये कि वो यूएस पर निर्भर है सुरक्षा के लिए सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही यूएस पर निर्भर है सुरक्षा के लिए, अ डिपेंडेंस दैट डीपेंड आफ्टर द कोल्ड वॉर। और ये निर्भरता जो है ये दिन पर दिन गहरी होती गई, दिन पर दिन बढ़ती गई कोल्ड वॉर के बाद। दिस लॉपसाइडेड पार्टनरशिप, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक असंतुलित पार्टनरशिप क्रिएट होता है। वही असंतुलित पार्टनरशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस लॉपसाइडेड पार्टनरशिप इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल। कह रहे हैं कि ये जो असंतुलित और इम्बैलेंस्ड पार्टनरशिप है ये अब सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं चल सकता। एज द यूएस where a new far right movement seeks to recast transatlantic ties, है ना। अब ये क्यों ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि यूएस जो है where a new far right movement, एक फार राइट मूवमेंट वहां पे इमर्ज हो रहा है और ये चाहता है, इट सीक्स टू, ये चाहता है कि ट्रांस एटलांटिक टाइज जो है इसको ये रिकास्ट कर सके, यानी कि दोबारा से ये इनका एक जो हम कह सकते हैं कि रीमेक ओवर कर सके, appears increasingly less committed to European security। और ये मूवमेंट, इस पर उनका ध्यान ज्यादा है और यूरोपियन सिक्योरिटी पर उनका ध्यान उतना ज्यादा नहीं है। मिस्टर ट्रम्प्स रिमार्क्स अबाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, किन बातों से ये पता चल रहा है? मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, ठीक है। टू टेकिंग कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड रिस्क अंडरमाइनिंग द अलायंसेस कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल। अब ये जो अलायंस है, ये जो इनका पार्टनरशिप है, इसमें ये है कि हम कलेक्टिव डिफेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जब ट्रम्प ऐसा बात बोलते हैं, मिस्टर ट्रम्प्स रिमार्क्स अबाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, है ना, तो ये अंडरमाइन कर रहा है, कमजोर कर रहा है इस अलायंस के कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल को। ये जो इनका कलेक्टिव डिफेंस सिद्धांत है, इस चीज को ही ये कमजोर कर रहा है। तीसरा जो चैलेंज है यूरोप के सामने वो है रिसर्जेंट फार राइट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप। अब यूरोप में भी दोबारा से फार राइट मूवमेंट्स रिसर्ज हो रहे हैं, मतलब दोबारा से उठ रहे हैं, दोबारा से देखने को मिल रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आइडिया ऑफ एन इंक्लूसिव यूरोपियन यूनियन को, है ना। यूरोपियन यूनियन ऐसा होना चाहता है कि सबको साथ में लेके चल सके। एक इंक्लूसिव यूरोपियन यूनियन को जो है ये चैलेंज कर रहा है, जो फार राइट मूवमेंट्स यूरोप में भी देखने को हमें मिल रहे हैं। एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट्स, अब कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है ना, जो स्थिति शांति बनी हुई है, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट्स, एज मिस्टर रूबियो सेड अहेड ऑफ म्यूनिच, यूरोप risks being squeezed by these cross currents। अब यूरोप ऐसे रिस्क में है कि ये जो क्रॉस करंट चल रहे हैं इसमें ये प्रेशराइज्ड हो जाए और स्क्वीज हो जाए। इंस्टेड यूरोप हैज टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन द यूएस। अब कह रहे हैं कि लेकिन इसके बदले यूएस को क्या करना पड़ेगा कि अपना रिलायंस, यूरोप को क्या करना पड़ेगा, अपना यूएस पे रिलायंस कम करना पड़ेगा। एंड बिल्ड ग्रेटर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपके पास पावर है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपने लिए आप कोई स्ट्रैटेजी बना सको, ये पावर आपके पास है, आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हैं, है ना। तो उसे हम कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और उनको ग्रेटर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड करने के लिए यूएस पर सिक्योरिटी के लिए अपना डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज वरीड अबाउट द ब्रेकडाउन इन इंटरनेशनल ऑर्डर, और अगर यूरोप जो है वो चिंतित है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये टूट सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, खत्म हो सकता है, इट शुड हेल्प रीबिल्ड दैट बाय वर्किंग विद कंट्रीज बियॉन्ड द वेस्ट। अब उस इंटरनेशनल ऑर्डर को रीबिल्ड करने के लिए उनको काम करना चाहिए जो वेस्ट के बियॉन्ड है ना। इन द नियर टर्म, अभी आने वाले समय में, ठीक है, यूरोप मस्ट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। सबसे पहले तो उनको आने वाले समय में जो शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल्स की हम बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में उन्हें क्या करना चाहिए कि उनको काम करना चाहिए कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसको रोकने की कोशिश करें।
it must also work towards ending the war in Ukraine and establishing a workable new norm. एक वर्केबल मतलब जो प्रैक्टिकल हो, जो किया जा सके, ऐसा नया नॉर्मल बनाना चाहिए रशिया के साथ में. अ न्यू वर्केबल नॉर्मल विथ रशिया. Finally, European leaders must address public resentment. Resentment का मतलब होता है, public resentment का मतलब होता है जन आक्रोश. तो यूरोपियन लीडर्स को जो जन आक्रोश है उसको भी एड्रेस करना चाहिए, यानी कि संबोधित करना चाहिए, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दो, है ना. टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट विच कंटिन्यूज टू फ्यूल द राइज ऑफ द फार राइट. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से जो लोग दुखी हैं तो वो फार राइट की ओर और जाते जा रहे हैं. ये हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब जो यूरोप के लीडर्स हैं वो खुद अपने जनता के आक्रोश को, उनके प्रॉब्लम्स को समझे और उनसे बात करके कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें. कॉन्टिनेंटल पीस की हम बात कर रहे हैं. कॉन्टिनेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी and cooperation and engagement with the wider world should guide Europe while it reimagines its role in the emerging world order. जो यूरोप अपना एक रोल रीइमेजिन कर रहा है ना, इन द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. एमर्जिंग मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने को है, तो इसमें यूरोप जो अपना रोल सोच रहा है तो उसके लिए इनको कोऑपरेशन, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ वाइडर वर्ल्ड के साथ में, मतलब सिर्फ यूएस के साथ में अगर केंद्रित रहेंगे तो वो जो रोल सोच रहे हैं वो अपना रोल नहीं निभा पाएंगे. इनको एक वाइडर वर्ल्ड के साथ में स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, एंगेजमेंट, ये सब कुछ करना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, now what is the overall tone of the passage towards current Atlantic relations? जो अभी करंट अटलांटिक रिलेशंस है उसकी ओर जो ओवरऑल पैसेज का टोन है वो क्या है? सेलिब्रेटरी है, ऑप्टिमिस्टिक है, अलार्म्ड है लेकिन कंस्ट्रक्टिव है, इनडिफरेंट और डिटैच्ड. इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि कोई फर्क ही नहीं, बेपरवाह. एक होता है लापरवाह, वो नेग्लिजेंट है. एक होता है बेपरवाह, वो इनडिफरेंट है ना. तो इनडिफरेंट और डिटैच्ड या फिर सटायरिकल एंड मॉकिंग, ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, चिंता का विषय है बिकॉज फार राइट जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएंगी. सो ये अलार्म्ड है लेकिन कंस्ट्रक्टिव बात की है. कंस्ट्रक्टिव मतलब हमने देखा कि हाँ ठीक है, हम इसको पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं. ठीक है, तो चिंता जताई गई है लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. The next question is, according to the passage, Europe's security dependence on the US became deeper. After which period? किस टाइम के बाद यूरोप का जो सिक्योरिटी डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता है यूएस पर, ये कब और ज़्यादा हो गया? आपका आंसर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, गल्फ वॉर या ब्रेक्जिट के बाद? द आंसर इज कोल्ड वॉर के बाद. Now, what does the passage identify as one of the immediate priorities for Europe? Passage के अकॉर्डिंग यूरोप को किस चीज पर अभी तुरंत ध्यान देना चाहिए, तुरंत प्राथमिकता देनी चाहिए? नाटो को एशिया में एक्सपांड करने के लिए, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करके एक वर्केबल न्यू नॉर्मल बनाएं रशिया के साथ में, चाइना के साथ में ट्रेड ही कम कर दें, या नाटो से विड्रॉ करें? सो द आंसर इज ऑप्शन बी अगेन. यूक्रेन से वॉर, जंग जो चल रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो और रशिया के साथ में एक प्रैक्टिकल सा न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश करो. जो नया वर्ड हमने आज देखा है वो है ट्राइफेक्टा. उसका मतलब क्या है? सिंगल मेजर इशू, ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड चैलेंजेस, पॉलिटिकल अलायंस या फिर मिलिट्री डॉक्ट्रीन. सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी अगेन, अ ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड चैलेंजेस. ग्रामर क्वेश्चन फॉर यू. एक सेंटेंस है, एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट्स, as Mr. Rubio has said ahead of Munich, Europe risks being squeezed by these cross currents. The verb phrase risks being squeezed, ये किस वॉइस में है? यूरोप risks being squeezed, ये किस वॉइस में है? कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इंपेरेटिव है या कंडीशनल है?
देखो कंडीशनल, और कंडीशनल मतलब हम कोई कंडीशन, हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। इम्परेटिव होता है जो कमांड वाला या ऑर्डर वाला जो टोन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई टोन नहीं है ना। हमारा आंसर यूरोप रिस्क्स बीइंग स्क्वीज्ड है ना, सो द आंसर इज पैसिव। ये फ्रेज जो है यूरोप रिस्क्स बीइंग स्क्वीज्ड, सो हमारा आंसर है पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए नाउ डिस्कशन पॉइंट देख लेते हैं। शुड यूरोप रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द यूएस एंड बिल्ड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी? क्या यूरोप को अपना जो डिपेंडेंस है यूएस पर, क्या इसको कम करना चाहिए और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी बिल्ड करने की ओर बढ़ना चाहिए आगे यूरोप को? आपका क्या कहना है? आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको रीड करके यहीं पे आप वीडियो को पॉज करके आप इनको रीड कर सकते हैं, या फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर। इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसको रीड कर सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने से आपके एनालिटिकल और आंसर राइटिंग स्किल्स दोनों डेवलप होंगे, प्लस आपका वोकैबुलरी भी ब्रश अप हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।